हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बुक का रिव्यू करेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होती है हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जब भी हम इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं तो इन सब सारी बुक्स के अंदर वेस्टर्न की स्टडीज होती हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इन्वेस्टिंग बुक्स हैं वो काफ़ी कम है, एंड जितनी भी ऐसी अच्छी बुक्स हैं हम उनके लिए चैनल पे सारी बुक्स का ऐसा रिव्यू करेंगे एंड जो एसओआईसी की टेकअवेज हैं आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं, इस बुक का नाम है जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज मिस्टर गौतम बैद. So Mr. Gautam Baid is a chartered financial analyst, and in 2017 he was also the portfolio manager at Summit Global Investments, and he is also the founder of Stellar Wealth. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, जो इस बुक के ऑथर हैं उनके साथ हम अभी रिसेंटली हमारी एक मीटिंग भी हुई थी, एंड उस मीटिंग के अंदर हमने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स डिस्कस करे थे। तो ऑथर का जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, तो हम लोगों ने भी अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करा था, एंड मीटिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के आसपास की थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मीटिंग रही थी। तो इस बुक में से हम देखते हैं कि हमारे 5 की टेकअवेज क्या हैं। सो फर्स्ट की टेकअवे फ्रॉम द बुक इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि क्या आप ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोटेशन है चार्ली मंगर का, जिन्होंने एक बार बोला था कि इफ़ यू आर ग्लूड टुगेदर एंड ऑनरेबल एंड गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड कीप लर्निंग एवरी डे एंड यू आर विलिंग टू गो इन फॉर अ लॉट ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन ऑल योर लाइफ, यू आर गोइंग टू सक्सीड। माने इसका क्या मतलब है कि अगर आप हर रोज़ सुबह उठ के अपना जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, या फिर आप कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उस पर फोकस करते रहते हैं या उस पर कंपाउंड करते रहते हैं, तो इवेंचुअली आप लाइफ के अंदर सक्सीड कर ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 2-3 केस स्टडीज़ हैं। पहली केस स्टडी है चार्ली मंगर की लाइफ से। तो चार्ली मंगर की लाइफ में की केस स्टडी क्या थी कि इन्होंने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के लिए एक बिजनेस मैगजीन को सब्सक्राइब करा था, एंड उसको वे पढ़ते थे। एंड आफ्टर 50 ईयर्स इनके पास फाइनली उस बिजनेस मैगजीन में से एक आइडिया आया, एंड उस आइडिया के अंदर या मैंने माने उस स्टॉक के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट जब इन्वेस्ट करा तो वो स्टॉक इनका 15 बैगर बन गया। माने वो स्टॉक ऑलमोस्ट 15x हो गया। जब उनका स्टॉक 15x हुआ तो उनके पास ऑलमोस्ट $80 मिलियन आए, एंड $80 मिलियन उन्होंने एक और जो फंड मैनेजर है बाय द नेम ऑफ ली लू, जिसको हम चाइनीज वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते हैं, तो उनको दे दिए, एंड ही टर्न दैट $80 मिलियन इनटू $400 मिलियन। तो ही जस्ट सैट देयर एंड रेड थ्रू बैरन्स, जो बिजनेस मैगजीन की बात करते हैं, फॉर ऑलमोस्ट अ स्पैन ऑफ 50 ईयर्स, 5 डेकेड्स। तो ये इनका लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा जो चैज़म है या जो लर्निंग का इनकी जो चाह है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर। क्योंकि मैंने अपने अराउंड भी काफ़ी लोग देखे हैं जो 60-70 के आसपास या 80-90 के आसपास होते हैं, तो लर्निंग उनके अंदर काफ़ी कम हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि अगर आप 70, 80 या 90 के भी हो जाएंगे तो यू कीप लर्निंग। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ही यही है। एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं, तो मैंने अपने आसपास जितने भी इन्वेस्टर्स देखे हैं, अगर मैं अपनी जर्नी भी देखूं तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम साहिल है, अगर मैं उसकी भी जर्नी देखता हूँ तो साहिल यूज लाइक इन्वेस्टेड ओरिजिनली इन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ येस बैंक। तो येस बैंक में उसको काफ़ी लॉस हुआ, एंड स्कूल में वो टॉपर होता था एंड बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव था। बट 2021 में जब एक्चुअली हर एक इन्वेस्टर की लाइफ में आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आपकी फर्स्ट साइकिल होती है तो आप मार्केट को हमेशा ट्यूशन फीस देते हैं। ट्यूशन फीस माने या तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे, या तो आपको जो भी लॉस हुआ उसकी वजह से आप निकल जाएंगे। तो हमें को कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि जब आपके फर्स्ट 2 ईयर्स थे इन्वेस्टिंग में, तो आपको मैक्सिमम लॉस कौन सी इन्वेस्टमेंट में हुआ था एंड मैक्सिमम गेन कौन सी इन्वेस्टमेंट में हुआ था। क्योंकि मैक्सिमम लॉस में अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्टेड होता था, उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 58% का कैपिटल लॉस हुआ था जब मेरी फर्स्ट साइकिल मैंने देखी थी एज एन इन्वेस्टर। सिमिलरली अगर मैं साहिल की बात करता हूँ तो साहिल के जो फर्स्ट मेजर लॉस था दैट वाज येस बैंक। बट अब रिसेंटली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इज अ लर्निंग मशीन, तो उसने ग्रेटिफिकेशन को डिले करा एंड उसने इन्वेस्टमेंट्स को बॉटम्स अप पढ़ा। मैंने डिफरेंट बिजनेसेस को बॉटम्स अप पढ़ना स्टार्ट करा, सेक्टर्स को बॉटम्स अप देखना स्टार्ट करा कि एक सेक्टर में क्या चलता है, कि एक कंपनी के अंदर क्या खास होता है। एंड करेंटली आई थिंक ही हैज मेड प्लेंटी ऑफ मल्टी बैगर्स। देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ RACL गेयरटेक, जिसके अंदर उसने ऑलमोस्ट 8-9 बैगर के आसपास रिटर्न बनाई। आई थिंक इवन मोर देन दैट। बट आई थिंक व्हाट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम इसकी स्टोरी से देखें या अगर हम किसी भी इन्वेस्टर की स्टोरी से देखें तो एक इंपॉर्टेंट कॉमन थ्रेड क्या निकल के आता है कि जो आपकी फर्स्ट साइकिल होती है एज एन इन्वेस्टर, आप हमेशा उसमें ट्यूशन फी पे करते हैं।
सेकेंड या थर्ड साइकिल में एज एन इन्वेस्टर आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। एंड कई लोग जो फर्स्ट साइकिल होती है एज एन इन्वेस्टर उसी के अंदर उसी में इस प्रोफेशन को या फिर इन्वेस्टिंग को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे कैन नॉट डिले ग्रेटिफिकेशन। जो अगर आपको बिग गेन्स चाहिए एक्चुअली स्टॉक मार्केट में, अगर आपको इन्वेस्टिंग से बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आपको सिंपली ग्रेटिफिकेशन को डिले करना पड़ेगा। एंड लर्निंग पे जो इनिशियली आपका फोकस काफी ज्यादा होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कौन से वेरिएबल्स काम करते हैं, कौन से सेक्टर में क्या चीज काम करती है। एंड टू मेक इट बिग इन द मार्केट्स तो आपको सिर्फ दो ही चीजें समझनी है। एक तो आपको ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, आपको लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस देना है जब इनिशियली आप इन्वेस्टिंग एंटर करते हैं। तो कई जो यंगस्टर्स हैं हमारा चैनल देखते हैं आई थिंक 20, 24, 25 के अंदर, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इस चैनल का एक्चुअली पर्पज ही यही है कि आपकी जो जर्नी है लर्निंग की उसको थोड़ा सा वी आर ट्राइंग टू कट शॉर्ट। माने अगर कोई सेक्टर है, जैसे हम स्टील ट्यूब सेक्टर की बात करते हैं, तो स्टील ट्यूब सेक्टर की अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो आई थिंक वी हैव कवर्ड द एंटायर सेक्टर इन एंड आउट, बट दैट वीडियो शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, कि अगर आप उस वीडियो को देख के आप सेक्टर बारे में और जाने, और भी कंपनीज को पढ़ें, सारे कंपेटिटर्स को देखें, उनमें से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा खास कर रही है, ये चीजें देखें। एंड सिमिलरली अगर आप ये सेम चीज 13, 14 सेक्टर्स के अंदर कर सकते हैं, एंड आप थोड़ा सा टाइम भी लगा सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, आई थिंक 15, 16 मंथ्स, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स टू 20 मंथ्स भी लगाएं, तो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग। क्योंकि इस लर्निंग एक्सपीरियंस से क्या आएगा कि जैसी साइकिल स्टार्ट होती है इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि बुल मार्केट बेयर मार्केट तो आते ही रहती है, तो जब भी नेक्स्ट बेयर मार्केट आती है तो यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि आपने क्या करा, ग्रेटिफिकेशन को डिले करा। आपने जो बुल मार्केट के गेन्स थे उस टाइम पे आपने बहुत ज्यादा लर्निंग करी, साथ साथ आप बुल मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, बट आपको मेजर फोकस, अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मेजर फोकस शुड बी ऑन द लर्निंग, एंड सेकंड मेजर फोकस शुड बी ऑन सर्वाइवल। क्योंकि सर्वाइव करेंगे एंड ग्रेटिफिकेशन को डिले करेंगे तभी आप कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग रन में उठा पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो हमें एक चीज बताता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन से होता क्या है, कि अगर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को अच्छा करते हैं एंड धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो आपको होएगा क्या ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि आपके परफॉर्मेंस में एक बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आती है। सो ग्रेटिफिकेशन को डिले करने से यही होता है बार बार। सो दिस वाज द फर्स्ट की लर्निंग। सेकेंड की लर्निंग जो थी बुक से, दैट इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट एंड वॉलेटिलिटी। तो माने मिस्टर मार्केट इज ऑलवेज वॉलेटाइल, माने मार्केट हमेशा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, क्योंकि मार्केट का जो फैब्रिक ही है दैट इज वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम एक कोटेशन देखते हैं वॉरेन बफेट का, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट दिस इमेजिनरी पर्सन आउट देयर, मिस्टर मार्केट इज काइंड ऑफ अ ड्रंकन साइको। Someday he gets very enthused and someday he gets very depressed। इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि मिस्टर मार्केट आपको हर रोज एक कोटेशन ऑफर करेगा आपके स्टेक के लिए, एंड मार्केट क्योंकि हर रोज खुलता है तो हर रोज ही आपको कोटेशन ऑफर होगी। कभी कभी मार्केट जिस बिजनेस को आप ओन करते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होएगा, कभी कभी मार्केट जिस बिजनेस को आप ओन करते हैं उसके बारे में बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक होएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें बहुत समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट्स आर ऑलवेज वॉलेटाइल। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ। तो 2017-2018 के अंदर जो एनबीएफसी और बैंकिंग का सेक्टर था, इस सेक्टर के अंदर यूफोरिया काफी ज्यादा था। हर एक एचएफसी की बात करें, हर एक एनबीएफसी की बात करें, तो सारी एनबीएफसी, एचएफसी, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आके ऐसी गाइडेंस देते थे कि हम 50% ग्रो करेंगे, 55% ग्रो करेंगे, एंड एक्चुअली में इन कंपनी की जो वैल्यूएशन थी ये भी काफी ज्यादा हाई हो गई थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई इस टाइम पे, क्योंकि इस स्टेक में बहुत ज्यादा यूफोरिया था, तो इवेंचुअली जो बबल है वो ब्रेक हो गया। बट जो अच्छी एनबीएफसीज थी या जो अच्छी एचएफसी थी, जैसे हम आवास फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे अगर हम बजाज फाइनेंस की भी बात करते हैं, जैसे अगर हम कैनफिन होम्स को भी देखते हैं जो अच्छी क्वालिटी की थी, सो दे हैव स्टिल सर्वाइव्ड एंड दे हैव स्टिल प्रॉस्पर्ड, माने उनका रिटर्न फिर भी वहां से अच्छा ही बना। बट यहाँ पे समझना आपको क्या जरूरी है कि अब इस टाइम पे अगर हम फाइनेंशियल्स के सेक्टर को देखते हैं तो फाइनेंशियल्स के सेक्टर में सिमिलरली इस टाइम पे बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है कि लास्ट 6 मंथ से आई थिंक जो बैंक निफ्टी है उसने निफ्टी को ओवरऑल अंडर परफॉर्म करा है। एंड साथ साथ इस टाइम पे अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबको 2018 का जो बबल बर्स्ट हुआ था वो याद आ जाता है कि अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो सब डीएचएफएल की बात करेंगे एंड जो येस बैंक है उसकी बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम डीएचएफएल या येस बैंक में नहीं थी, प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में थी एज एन इन्वेस्टर कि आपको वो सेक्टर शायद से कभी अच्छे से समझ नहीं आया।
तो ये सेक्टर आई थिंक आपको समझना जरूरी है, तो इस वजह से हमेशा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में भी रहना चाहिए। बट आई थिंक इंथुजियाज्म और जो पेसिमिज्म है एक बहुत क्लासिक साइकिल है कि 2018 में मेरे सामने इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म था, एंड आज 2021 2022 में बहुत ज्यादा लोग इस सेक्टर की बात नहीं करना चाहते। जब बहुत ज्यादा लोग सेक्टर्स की बात नहीं करना चाहते, जनरली बार्गेन्स उस सेक्टर के अंदर मिलते हैं क्योंकि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में होती है। सो आई थिंक मिस्टर मार्केट एंड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट इज योर सर्वेंट, इट इज नॉट योर मास्टर। अगर आपने मार्केट को अपना मास्टर बना लिया तो आप हमेशा प्राइस मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। आप बिजनेस की जो वैल्यू है या जो बिजनेस की डेवलपमेंट्स है आप उस पर कभी फोकस ही नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक मेक मिस्टर मार्केट योर सर्वेंट एंड नॉट योर मास्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, अगर हम इस की लर्निंग में से देखते हैं तो ये मैं आपको यहाँ पे 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो चार्ट दिखाता हूँ ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, बर्कशायर हैथवे। अगर हम जेपी मॉर्गन को भी देखते हैं तो एवरेज प्राइस चेंज 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो में 44% था। जैसे एप्पल का जो 52 वीक लो था वो $142 था एंड 52 वीक हाई $235 था। तो एवरेज प्राइस चेंज ऑलमोस्ट 65.5% का था, एंड जो मार्केट की वैल्यू में चेंज था दैट वाज क्लोज टू $420 बिलियन। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में एवरेज प्राइस चेंज 51% के आसपास था, अमेजॉन में 55%, फेसबुक के अंदर 70%, बर्कशायर हैथवे के अंदर 20% के आसपास। सो इट डजंट मीन कि एक बिजनेस 70% से इंप्रूव गया एक साल के अंदर, या 70% से कुछ बिजनेसेस जिनमें एक्चुअली में फंडामेंटल वैल्यू डिस्ट्रक्शन होती है उसकी बात नहीं करते। पर कोई बिजनेस अगर 20-25% साल के अंदर उसमें वॉलेटिलिटी आती है तो ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस 25% से खराब हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है, दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट का आई थिंक स्टॉक यूज टू बी एट, जब हमारी आई थिंक दिसंबर में वीडियो भी आई थी तो 800 का स्टॉक था, समवेयर अराउंड दैट, एंड टुडे स्टॉक इज क्लोज टू 2326 रुपीज। बट प्रॉब्लम विद दिस इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिमेंबर दैट द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन अ 3 bagger इन लास्ट 1 year। आज भी मेरे को दीपक नाइट्राइट पे जो मैं भी क्वेश्चंस देखता हूँ, वीडियो पे भी जो क्वेश्चंस कहीं पे कमेंट्स में आते हैं कि व्हाई डिड इट फॉल फ्रॉम 3000 टू 2400 रुपीज, कि उसमें 20% का करेक्शन क्यों आया। प्रॉब्लम इज या फिर अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केट का नेचर ही वॉलेटाइल है, मार्केट का फैब्रिक वॉलेटाइल है। जैसे ही 1-2 क्वार्टर मार्केट को खराब दिखते हैं तो वहां पे ज्यादा चीजें वॉलेटाइल हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वॉलेटिलिटी इस गेम का फैब्रिक है, इसको आप हटा नहीं सकते। वॉलेटिलिटी रहेगी। जिन्होंने बजाज फाइनेंस के अंदर वेल्थ क्रिएशन करी है, दे हैव हैड 260% प्राइस ड्रॉप्स। एक तो 50% प्राइस ड्रॉप उन्होंने 2018-2019 में देखा था, एंड उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन इन्फोर्स हुआ था तो ऑलमोस्ट 65% का उन्होंने जो प्राइस ड्रॉप डाउन देखा था। एंड इस टाइम पे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, यहाँ तक फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं, फिर कई लोग जो टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को भी सब मिक्स कर रहे हैं, तो सब ने यही लिखा था कि फंडामेंटल वैल्यू इरोजन हो गई है, कंपनी इज गॉन, ये सब खत्म, वो सब खत्म। बट आई थिंक सिंस स्टॉक प्राइस इज बैक देयर, तो यहाँ पे एक की लर्निंग क्या है, हम उसके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, बट एक की लर्निंग क्या है कि मार्केट का फैब्रिक ही वॉलेटाइल है। अगर हम एक और कंपनी देखते हैं, सो इफ यू लुक एट वन मोर कंपनी बाय द नेम ऑफ इंडोको रेमेडीज, तो इंडोको रेमेडीज के केस में भी आई थिंक 1 year में इट वेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 500 रुपीज, एंड फ्रॉम 500 इट फेल बाय ऑलमोस्ट 25%, राइट। सो अगेन वॉलेटिलिटी, बिकॉज एक क्वार्टर खराब आया क्योंकि कंपनी पास कंटेनर नहीं था। तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, इट इज द फैब्रिक ऑफ द नेचर। थर्डली, अगर हम एक और बिजनेस की बात करते हैं बाय द नेम ऑफ वेब ग्लोबल, इस बिजनेस में हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, ये बिजनेस इस टाइम पे मैं पढ़ ही रहा हूँ। सो दिस बिजनेस ऑलमोस्ट फेल बाय 45 to 50%, माने ईयर में इतना करेक्ट करा। उससे पहले दिस बिजनेस वाज अ 3 or 4 bagger, बट उसके बाद ये बिजनेस में करेक्शन आया। तो जब ये वॉलेटिलिटी आती है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपने बिजनेस को अच्छे से पढ़ रखा है। सो मेक मिस्टर मार्केट योर सर्वेंट एंड नॉट योर मास्टर। इस जो सेकंड की लेसन है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम सेंसेक्स का ईयर वाइज ड्रॉडाउन देखते हैं तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखने को मिलती है कि एक्चुअली में सेंसेक्स हर साल हमेशा ऊपर नहीं जाता, या फिर हर साल हमेशा नीचे ही नहीं जाता। आई थिंक जो वॉलेटिलिटी है मार्केट का फैब्रिक है। एंड सेंसेक्स का अगर हम ड्रॉडाउन देखते हैं कि एक साल के अंदर एवरेज कितना ज्यादा ड्रॉडाउन आता है, तो 2020 में ऑलमोस्ट 38% का ड्रॉडाउन था, 2021 के अंदर 9% का ड्रॉडाउन था, 2019 में 10% का ड्रॉडाउन था पीक से, 2018 में 14% का था, एंड ऑन एन एवरेज 21% का ड्रॉडाउन तो सेंसेक्स में एक साल के अंदर आता ही आता है।
सो आई थिंक वॉलेटिलिटी इज अ फैब्रिक ऑफ द मार्केट एंड आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं अगर आपका होमवर्क इज ऑलवेज डन। तो ये चीज मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो रिसेंटली हमने एक ब्लॉग भी लिखा था बाय द नेम ऑफ पावर ऑफ वॉच लिस्ट एंड उसमें हमने यही चीज बताई कि यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड उस ब्लॉग के अंदर हमने ये भी चीजें लिखी कि आप अपनी प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं एंड व्हाट इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग अ विश लिस्ट इन फैक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड की लेसन फ्रॉम द बुक। अब जो बुक का जो थर्ड की लेसन है कि जर्नलिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। एंड यहाँ पे अगर हम एक बहुत जो फेमस ऑथर हैं जेसन ज़्वेग, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने एक चीज बोली थी, द बेस्ट इन्वेस्टर्स मेक अ हैबिट ऑफ पुटिंग प्रोसीजर्स इन प्लेस इन एडवांस दैट हेल्प इनहिबिट द हॉट रिएक्शंस ऑफ इमोशनल ब्रेन। माने जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं हमेशा एक प्रोसेस बना के चलते हैं कि एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स आर ऑलवेज इन प्लेस। सो बुक से एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या था बुक के अंदर लिखा हुआ, दैट इज दैट ऑफ प्री मॉर्टम। कि कई लोग अपनी इन्वेस्टिंग जो भी स्टॉक खरीदा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कहाँ पर एक्चुअली में आपको करना क्या चाहिए कि आपको प्री मॉर्टम एनालिसिस भी करना चाहिए, कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक प्री मॉर्टम करना चाहिए। एक्चुअली में आंखें बंद करके ये जो आपको पूरे इमेजिन भी करना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर पैसा डाल रहे हैं एंड अगर आप उसका बिजनेस का प्री मॉर्टम कर रहे हैं तो वेयर कैन यू एक्चुअली गो रॉन्ग, उस बिजनेस के अंदर क्या खराब हो सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ प्री मॉर्टम। एंड इस प्री मॉर्टम को करने के लिए आपको जितनी भी खराब चीजें आप कर सकते हैं विजुअलाइज, आपको वो सारी करनी चाहिए। तो अगर आप SOIC वीडियोस में भी देखेंगे तो जब हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं तो वो एक्चुअली दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री मॉर्टम ओनली, कि एक्चुअली में ये बिजनेस के अंदर इतनी चीजें खराब हो सकती है बट हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये चीजें इनका खराब होने का चांस ज्यादा है। तो एंटी थीसिस पॉइंटर आपको हमेशा पता होने चाहिए। एंड सेकेंडली अगर हम जो जर्नलिंग है इसका वो देखते हैं बेनिफिट, कि इसका कंप्लीट बेनिफिट क्या है, कि जर्नलिंग आपको हेल्प करती है अपने बारे में जानने के लिए। सेकेंडली जर्नलिंग इट एक्चुअली हेल्प्स टू क्लैरिफाई योर थिंकिंग। तो मैं इतनी बारी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम SOIC में वीडियोस बनाते हैं एंड SOIC में जब हम कंपनीज की बात करते हैं, जैसे हमने APL अपोलो की बात करी, इन कंपनीज की बात करी, तो इन कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो मेरे भी जो थॉट प्रोसेस है प्रेजेंटेशन बनाते हैं काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपके साथ मैं 3-4 कंपनीज का डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि दिस एक्चुअली SOIC वीडियोस हम लोगों के लिए पर्सनली तो इज अ फॉर्म ऑफ जर्नलिंग, या फिर हम अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। हमने आज तक चैनल पे से कोई भी वीडियो रिमूव नहीं करी। तो ये जो वीडियोस हम चैनल पे इसलिए रखते हैं ताकि बाद में आके जब हम लोग भी इस वीडियो पे देखें, जब हम लोग भी उस प्रेजेंटेशन पे आके देखें, तो वेदर वी वेंट राइट और वी वेंट रॉन्ग ओवर देयर, तो हमें एक हेल्प होती है वो जानने के लिए। एंड एक्चुअली दैट एंड्स अप इंप्रूविंग यू एज एन इन्वेस्टर। तो आपके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंपनी का देखते हैं कि जो जिसका हमने एनालिसिस करा था, दैट इज APL अपोलो। तो APL अपोलो में यहाँ अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो में हमने एक बात करी थी कि एक्चुअली में जो कंपनी के ट्रेड रिसीवर्स हैं या वर्किंग कैपिटल है वो गिर रहे हैं। एक बारी वीडियो देख लेते हैं। सेकंड की चेंज दैट हैज हैपेंड इन द इंडस्ट्री इज दैट फ्रॉम अ रिसीवेबल डेज ऑफ 27 to 28 डेज, APL अपोलो का जो रिसीवेबल डेज है दैट हैज कम डाउन टू 10 to 5 डेज। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू कैश मॉडल, कैश एंड कैरी मॉडल, कि आप कैश रखिए और उसी वक्त माल उठा लीजिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट व्हाट इज हैपेंड इज that their receivables have come down from 476 crores to 124 crores। तो इससे क्या हो रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का इंटेंसिटी घट रहा है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं 1 ईयर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये वीडियो आई थिंक अक्टूबर या सितंबर में आई थी, तो वीडियो पे कॉपीराइट वायलेशन था तो वापस दिसंबर में निकाली थी। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में कंपनी का जो है रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे तो हम सही हो गए। एंड सेकेंडली थीसिस क्या पार्ट थी APL अपोलो के अंदर, कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो ये छत्तीसगढ़ के अंदर कैपेसिटी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग ऐसे स्ट्रक्चरल पाइप्स में एंटर करेंगे जहाँ पे EBITDA पर टन काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो वीडियो के अंदर एक बार हम देखते हैं। So I think he also mentioned a company by the name of Zeckelman, which is from US, and he also said that they earn EBITDA margins, EBITDA per ton, which is like 4 or 5 times higher than APL Apollo steel tubes. I think 15,000 के आसपास बात करी थी। And second thing, he says that they foresee a capex of 20 to 25% of EBITDA per year. And this was more or less the management meet notes, and management meet notes में उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन करी थी कि या ड्राईपुर ही वांट्स टू क्रिएट द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा उस टाइम पे हमारी थीसिस का पार्ट ये था। तो 1 ईयर फास्ट फॉरवर्ड तो अगले 2 क्वार्टर के अंदर ये एक्चुअली में ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे APL अपोलो में थीसिस पॉइंटर्स हमारे तो ऑन ट्रैक थे उस टाइम पे। अब हम एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे वी वेंट रॉन्ग।
तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक कंपनी की बात करते हैं बाय द नेम ऑफ अल्काइल अमाइंस, तो हमने अल्काइल अमाइंस का भी जो वीडियो पे जो चैनल पे एनालिसिस है ऑलमोस्ट सितंबर या अक्टूबर के आसपास करा था, आई थिंक अगस्त या सितंबर के आसपास होएगा। एंड वहाँ पे हमने बात करी थी इस कंपनी के जो मार्जिन है कंप्रेस हो सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे वीडियो देखते हैं, आपके लिए वीडियो चलाता हूँ, आप देख सकते हैं हमने वैल्यूएशन में क्या बोला था। बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट एल्स कैन हैपन, इसकी टॉप लाइन ग्रोथ तो आ जाएगी बट बॉटम लाइन ग्रोथ शायद से इक्विवेलेंट ना आए, क्योंकि असीटोनिट्राइल के अंदर मार्जिन कंप्रेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिकॉज वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर मैं इसमें दो ओपिनियंस ले सकता हूँ। पहला ओपिनियन है कि हमें कभी भी कंपनीज पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन पे नहीं खरीदनी चाहिए। तो असीटोनिट्राइल में ऑलरेडी पीक मार्जिन आ चुका है, तो यहां से मार्जिन कंप्रेस करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे भी इंटायरली वेंट रॉन्ग, क्योंकि मार्जिन उस कंपनी के एक्चुअली वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके, पर उसके बाद क्या हुआ कि अब मार्जिन का कंप्रेशन अब जाके फाइनली स्टार्ट हुआ है एंड मार्जिन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग। बट वहां से भी कंपनी आई थिंक 1.5 to 2 बैगर बनी। हम लोगों ने जब कंपनी ली थी तो उस टाइम पे वैल्यूएशन बहुत चीप थी, 10 की पी के आसपास ये कंपनी थी, 11 की पी के आसपास कंपनी थी। आज इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50-55 टाइम्स चल रहा है। बट एक्चुअली में ये थीसिस एंटी थीसिस ये सारी चीजें डिस्कस करके जब हम अपने चैनल पे वापस भी देखते हैं, सो दिस हेल्प्स अस टू रियलाइज कि हमारे प्रोसेस के अंदर क्या कमी थी, कि जब मार्जिन कंप्रेशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ तब सेल करना चाहिए था, या फिर जो चीज हम 4-5 क्वार्टर बाद देखने चाहिए थे हमें तभी सेल कर देनी चाहिए थी। सो दिस इज समथिंग जो हमारी एक जो अल्काइल अमाइंस की इन्वेस्टमेंट है उससे लर्निंग भी थी। सेकेंडली अगर हमें एक और ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आई थिंक जो हमारे एंटी थीसिस पॉइंटर्स हैं जो मेरे को लाइक ऑन द पॉइंट लगे थे, दैट इज द कंपनी बाय द नेम ऑफ विनिटी ऑर्गेनिक्स। तो इसकी वीडियो में हम देख सकते हैं कि मैंने बात करी थी इनके मार्जिन विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इनके जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दे आर लोअर मार्जिन इन नेचर। व्हाट इज द सेकंड सोर्स ऑफ रिस्क, इसकी ATBS जैसे प्रोडक्ट में जहाँ पे EBITDA मार्जिन आर मोर देन 40%, यहाँ पे सेकंड सोर्स ऑफ रिस्क क्या आ जाता है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट एंटर करेंगे वहाँ पे लोअर मार्जिन बिजनेस होएगा। जैसे ब्यूटाइल फिनॉल्स में इनका EBITDA मार्जिन इज समवेयर बिटवीन 15 to 20%, तो आप 40% प्लस EBITDA मार्जिन से सीधा 15 to 20% EBITDA मार्जिन पे आ गए। तो हमने ओवर द इयर्स देखा है वैल्यूएशंस में कि व्हेनेवर द डायरेक्शनल ट्रेंड ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल इज लोअर देन द पास्ट, शायद से मार्केट उस बिजनेस को इतना वैल्यूएशन नहीं देती इन द फ्यूचर। एंड एक्चुअली में इस कंपनी के जो मार्जिन हैं दे हैव स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स हैं उनकी मार्केट जो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है जो ATBS का बिजनेस है उससे काफी लोअर है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अगर आप अपनी एक्चुअली हाइंडसाइट बायस पर्टिकुलरली रिमूव करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग में, कि मैंने बोला था, मैंने कहा था, मैंने सही करा था, तो आपको कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। क्या वो रिकॉर्ड एक जर्नल हो सकता है, या वो रिकॉर्ड एक्चुअली आजकल जो ट्विटर थ्रेड्स हैं आप उस पर भी लिख सकते हैं, बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आपको एक इन्वेस्टिंग जो जर्नल है वो मेंटेन करनी चाहिए। एंड आपको डेट भी डालनी चाहिए कि किस डेट पे आप ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, एंड उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी क्या थीसिस है, क्या आपकी उसके अंदर एंटी थीसिस है, एंड किस डेट पे आप उस स्टॉक को सेल करते हैं। एंड एक्चुअली में जो आपकी थीसिस थी कि उस स्टॉक के अंदर ये होना चाहिए था, क्या वो हुआ या नहीं हुआ, एंड किस वजह से आप उस स्टॉक के अंदर राइट गए एंड किस वजह से आप उस स्टॉक के अंदर रॉन्ग गए। सो दिस इज द फीडबैक लूप विच यू कैन ईजिली क्रिएट। एंड इस इन्वेस्टिंग जर्नल के अंदर आपको एक चीज और भी करनी चाहिए कि आपको इसको मतलब एवरी 6 months में अपडेट करना चाहिए कि क्या आपकी थीसिस ऑन ट्रैक जा रही है या नहीं जा रही। So this was our third key learning from the book. Now coming to the fourth key learning की बात करते हैं, तो fourth key learning is all about pattern recognition. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है मिस्टर वॉरेन बफेट का, जो बोलते हैं कि वी कम टू माई सेकेंड रिकमेंडेशन विच इज टू गेट ऑन द राइट ट्रेन दैट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. देयर इज नो कोर्स इन बिजनेस स्कूल called getting in the right train, but it's really important. You can be an average passenger, but if you get on the right train, it will carry you on a long way. So this reminds me of a story कि recently जो one of my aunts, so basically उनके पास जो मैप माई इंडिया जिसका IPO आ रहा है, तो वहाँ पे वो काफ़ी सालों से काम कर रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 decades से भी ज़्यादा काम कर रही है. एंड उनके पास उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो पड़े थे, स्टॉक ऑप्शंस थे. एंड एक्चुअली में उनके स्टॉक ऑप्शंस की आज जितनी वैल्यूएशन है कि एक्चुअली में शी हैज़ अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम आउट ऑफ दैट. सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही थी, सेक्टर में टेलविंड थे, सो शी डिड वेरी वेल इन द लॉन्ग रन. तो जब आप करियर की भी बेट लेते हैं तो दिस इज अगेन जो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जितने भी लोग जब बेसिकली जॉब के अंदर जाते हैं, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता सकता हूँ कि अगर वो इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो लाइकली जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो लोग अच्छा करेंगे. अगर इंडस्ट्री खराब करेगी तो लाइकली जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो खराब करेंगे.
सिमिलरली बिजनेसेस में भी यही होता है। एक इंडिया में कंपनी है बाय द नेम ऑफ एआई इंजीनियरिंग, एंड इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग मोटा है इन टर्म्स ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया जो माइनिंग के अंदर यूज होती है। इट्स अ कंज्यूमेबल। पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री माइनिंग की उतना अच्छा नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ ही हार्डली 1 या 2% के आसपास है। इस वजह से इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये भी हार्डली सिर्फ 4-5% के आसपास रहती है। बीच में 12-13% आती थी, बट वापस 3-4-5% वॉल्यूम ग्रोथ आने लगी, जिस वजह से इवन तो इतना स्ट्रॉन्ग मोट है, बट लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इस कंपनी के अंदर कोई मेजर वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। Whereas ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक केस स्टडी है ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सारेगामा। अब सारेगामा में के अंदर क्या हुआ, तो हमने इसकी वीडियो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के पहले भी बनाई थी आपके लिए। इस इंडस्ट्री के अंदर पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गए। जो म्यूजिक इंडस्ट्री है एक्चुअली 2000s में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्या थी कि पायरेसी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से इंडस्ट्री का साइज रिड्यूस हो गया। पर जैसे जैसे पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, जैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस है, जैसे हम जियो सावन की बात करते हैं, स्पॉटिफाई की बात करते हैं, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप गाने कैसे सुनते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कोई जो गाना.com है वो यूज कर रहे हैं, कोई स्पॉटिफाई यूज कर रहे हैं, अब कोई गाने डाउनलोड नहीं करता। तो पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से अब सबके फोन में एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जो आईपी को आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि अगर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी ऐसी कंपनी की जो कोई सॉन्ग ऐसा है कि जो किसी पर्टिकुलर जो म्यूजिक लेबल है उसको बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एक चीज क्या हो जाती है कि पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से नाउ एक्चुअली दे कैन मोनेटाइज देयर आईपी इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर ये पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स आई। एंड आज जो इंडिया की जो वो म्यूजिक इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 12 to 15% CAGR पे ग्रो कर रही है। एंड सारेगामा ने रिसेंटली अपना जो इन्वेस्टर डे भी करा था, उसमें ये भी बात बोली थी कि हमारी ग्रोथ शायद से 30% से भी ज्यादा हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेलविंड्स। हेडविंड्स का एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हेडविंड्स इज कि अगर आप किसी एयरलाइन कंपनी में काम करते हैं, सपोज करते हैं जेट एयरवेज में काम करते थे, तो जेट एयरवेज में अगर आप पायलट थे, अगर आप वहां पे कोई और जॉब करते थे, तो एयरलाइंस के अंदर रेट ऑफ फेटेलिटी काफी ज्यादा है। मतलब इन टर्म्स की जो एयरलाइंस है काफी ज्यादा कोलैप्स भी करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात करते हैं, तो जब एयरलाइन कोलैप्स कर गई तो उनको सैलरी नहीं मिली, तो ये सब चीजें नहीं हुई। सो अगेन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडविंड्स। सो दिस वॉज आवर फोर्थ की लर्निंग कि पैटर्न रिकग्निशन के अंदर टेलविंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप किस ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप एवरेज परसेंट भी है ऑन द राइट ट्रेन, देन यू विल डू वेरी वेल। बट इफ यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन अ वेरी बैड ट्रेन, ऐसी ट्रेन के ऊपर है जिसके पहिए ही नहीं चल रहे, then you're likely to do equally bad as well. So this was our fourth key learning. Now finally coming to the last key learning from the book, actually जो most powerful learning है, is the idea of compounding goodwill. तो 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप कैसा होता है, विन विन। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, विन लूज। विन विन रिलेशनशिप क्या होते हैं कि बेसिकली आपके लिए भी विन है, एंड जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में उसके लिए भी विन है। सेकंड की रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके लिए विन है, पर जो सेकंड पर्सन है उसके लिए लूज है। थर्ड की टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कि लूज लूज। एंड फाइनल की जो रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके लिए लूज है, एंड जो दूसरा पर्सन है जो उसके अंदर है उसके लिए विन है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आई थिंक हमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है दैट इज विन विन, अगर हम अपनी लाइफ में जितनी भी हम डील्स करते हैं, जितनी भी हम लाइफ के इंस्टेंसेस में अगर हम फर्स्ट टाइप के अंदर फोकस करें, तो दैट कैन हेल्प अस अ लॉट इन द लॉन्ग रन। तो कंपाउंडिंग गुडविल का क्या आइडिया है कि वी हैव टू बी अ गिवर, कि हम लाइफ लॉन्ग हम लोगों की हेल्प करते रहें, एंड वी एक्चुअली एंड अप बिकमिंग अ गिवर। तो होता क्या है कि आपके विन विन जो रिलेशनशिप्स है वो क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन्फोग्राफिक में देखते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, नथिंग मच हैपेंस इन द इनिशियल ईयर्स। माने पहले के जो कुछ साल है उसके अंदर कुछ नहीं होएगा, बट इफ यू कीप गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, योर गुडविल अकाउंट स्नोबॉल्स एंड ग्रोज एक्सपोनेंशियली। माने आपकी जो गुडविल का अकाउंट है दैट स्टार्ट स्नोबॉलिंग एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ में अगर हम बात भी करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, हम इसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो जब हम जितने भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, सो वन थिंग कम्स टू फोर्थ फ्रंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इन्वेस्टिंग आइडियाज या फिर अगर आप इन्वेस्टिंग आर्टिकल्स अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते रहें, तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप उनके साथ इन्वेस्टिंग आइडियाज भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कभी कहाँ से अच्छा आइडिया आ जाए आपको पता ही नहीं रहता, बट उसके लिए आपको करना क्या है, दैट यू हैव टू कीप गिविंग विदाउट
एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन टर्न, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपाउंड करने लग जाती है। एंड सेकेंडली अगर हम बर्कशायर हैथवे की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट को आज ये जो प्राइवेट बिजनेसेस अक्वायर करने की डील्स क्यों आती है, क्योंकि उन जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं कि अगर एक प्राइवेट इक्विटी आएगी तो उस बिजनेस के अंदर फटाफट चेंजेस करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, मैनेजमेंट को चेंज करेगी एंड फटाफट उस बिजनेस को 2-3 ईयर्स के अंदर बेच देगी। बट जो बर्कशायर हैथवे उनका स्टाइल अलग है कि उस बिजनेस को अक्वायर करेंगे एंड जो उस बिजनेस के जो करंट फैमिली है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही वो बिजनेस को चलाएगी एंड जो कैपिटल एलोकेशन है वो बर्कशायर हैथवे करेगी। बट जो बिजनेस का कल्चर है या जो बिजनेस की ऑथेंटिसिटी है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। सो दैट इज अगेन अ विन विन रिलेशनशिप। जो बर्कशायर हैथवे पास डील्स आती हैं आई डोंट थिंक सो वो हम में से वैसी डील्स कोई सोल्व भी कर सकता है। सो दैट एक्चुअली एंड्स अप बिकमिंग अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो ऐसे जो अगर आप लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इफ यू बेसिकली यू एंड अप क्रिएटिंग विन विन रिलेशनशिप्स, सो आई थिंक लाइफ में भी आपके पास ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो नॉर्मली और लोगों को नहीं आ सकती। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ कंपेटिटिव एडवांटेज अराउंड योर सेल्फ। So these are the 5 key learnings। एंड जो बुक के ऑथर भी हैं मिस्टर गौतम वैद, हम इनके साथ SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए ऑन 25 ऑफ दिसंबर एक वेबिनार भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम इनके जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी बात करेंगे एंड साथ साथ वील डू अ डिटेल Q&A राउंड विद मिस्टर गौतम वैद विद द SOIC ट्राइब मेंबर्स एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे डिफरेंट बुक्स का रिव्यू करते रहें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो हम जो नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस है दैट इज ऑन एप्टर्स वर्सेस आवाज उसके अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।